So today we'll start with PYQs of mechanical properties of solids. तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, छोटा सा फॉर्मूला क्या है भाई साहब आपका इलास्टिसिटी का, है ना। हालांकि बहुत सारे और भी फॉर्मूले, लेकिन एक सीधा साधा चैप्टर है, एकदम सिंपल और प्लेन चैप्टर है ये, ठीक है। तो आपका भाई साहब यंग्स मॉडुलस है, दूसरा तो आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस हो गया आपका फोर्स अपॉन एरिया अपॉन स्ट्रेन, दैट इज डेल्टा एल बाई एल, ये हो गया आपका यंग्स मॉडुलस। दूसरा क्या है बोलो, याद कीजिए, दूसरा क्या है, जहां पे किसका एक्सपेंशन होता है, वॉल्यूम का एक्सपेंशन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, नहीं नहीं नहीं, विस्कोसिटी नहीं है। देखो विस्कोसिटी से क्या लेना देना है, विस्कोसिटी इज लिक्विड फ्रिक्शन। अरे बाप रे, कहां से कहां कनेक्ट कर रहे हो। यहाँ पे फोर्स अपॉन एरिया, और ये हो गया डेल्टा एल अपॉन एल अगर वॉल्यूम एक्सपेंशन है, ठीक है, और आपका भाई साहब एरियल एक्सपेंशन है, तो एरियल एक्सपेंशन को हम क्या लिखते हैं, ये कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन हो गया। तो कोफिशिएंट ऑफ एरियल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये हो गया आपका भाई साहब एफ बाई ए अपॉन डेल्टा ए बाई ए, ठीक है। और क्या है भाई साहब आपका वॉल्यूम एक्सपेंशन, तो ये हो गया एफ बाई ए डेल्टा वी बाई वी। इसको अपन नेगेटिव लिखते हैं, क्यों, क्योंकि अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो उसका वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। ये फोर्स बाय एरिया को अपन क्या लिख सकते हैं, प्रेशर माइनस डेल्टा वी बाई वी, ठीक है, ये हो गया आपका गामा, क्लियर है। ये सब तमाम छोटी मोटी चीजें हैं जो अपना जैसे जैसे हम सवाल करते जाएंगे वैसे वैसे रिवाइज होता जाएगा, ठीक है। ओके बच्चा पार्टी, लेट्स स्टार्ट विद दिस। ओके, सो द फर्स्ट सम दैट यू आर एनकाउंटरिंग हियर इज अ प्रॉब्लम फ्रॉम 2023 जेई मेंस का। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज, ठीक है। ओके, स्टील यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस, क्यों, ये जो बीम्स दिख रहे हैं आप, इस पे बिल्डिंग टिकी हुई है, ये जो आपका बीम्स है, ठीक है, आपके ब्रिजेस के नीचे भी ऐसे बीम्स होते हैं, ये इस पे टिका हुआ है, ठीक है, बिल्डिंग हो गया यार। तो आप देखोगे जैसे वाशी का एंट्री पॉइंट देखा है आपने, वाशी से जब एंटर कर तो ब्रिज आता है ना, समुद्र के ऊपर या खाड़ी के ऊपर जो ब्रिज है, अभी दो ब्रिज बन गया है, क्यों, एक जब था तो उसको ही रेनोवेट करके और बड़ा बना दो, दूसरा क्यों बना रहे। कोई भी बिल्डिंग आपकी ज्यादा करके 50 साल की उसकी लाइफ होती है, उसके बाद बिल्डिंग को रीडेवलपमेंट में जाना पड़ेगा, वो ऑर्डर आ जाता है भाई साहब, सिडको से बीएमसी से ऑर्डर आ जाता है, वो रीडेवलपमेंट में जाना ही पड़ेगा, वो आपको खाली करना पड़ेगा, क्यों भाई, तो हाँ, क्यों क्यों जाएगा। ओके, तो आपका भाई साहब देखो ये सब सारी चीजें जो बनी हुई, जैसे ब्रिज है, देखो ब्रिज, ठीक है, ये अंदर ही अंदर आयरन के रॉड्स हैं, और आयरन का एक लिमिट है। अभी इसके ऊपर से कंटिन्यूअस गाड़ियां जा रही हैं, टरन 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 टरन, तो ये क्या होगी भाई साहब, एक्सपैंड होगी, इसकी इलास्टिसिटी है। लेकिन हर चीज का एक इलास्टिक लिमिट होता है, उसके बाद वो टूट जाएगा। फ्रैक्चर पॉइंट देखो, आपने एक ग्राफ पढ़ा था, ठीक है, ग्राफ पढ़ा था भाई साहब, इस तरीके का ग्राफ होता है, ये देखो ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है, उसके बाद आता है आपका फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे ये टूट जाएगा। तो जैसे जैसे आपका लाइफ जाता जाता है, तो बिल्डिंग जैसे ब्रिज जो है, एक्चुअली ये सब बिल्डिंग्स भी ऐसे हो गई हैं, आपको पता नहीं चल रहा है, ठीक है, ये जो आपका जो रॉड्स हैं वो थोड़े से हो गए हैं ऑलरेडी, ठीक है, इसीलिए भाई साहब आपको वो करना पड़ता है। तो आपका जैसे समझ लो ये ब्रिज है, तो ब्रिज में भी आपको ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए देखो आपका हमेशा देखो ब्रिजेस जो होते हैं ना, एक के आजू बाजू ही रहते हैं, क्योंकि वहां से आपने एक ब्रिज को निकाला है तो दूसरा ब्रिज भी निकालना आसान पड़ेगा, क्योंकि पानी का डेप्थ उतना ज्यादा नहीं है, इसीलिए एक टोल नाके के बाजू में आपको दूसरा दिख जाएगा। तो वो ब्रिज अभी धीरे धीरे अबैंडन हो गया और ये वाला ब्रिज आ गया, अभी ये भी कुछ सालों बाद अबैंडन होकर तीसरा आ जाएगा, ऐसा होगा, ठीक है। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू गो। ओके, खैर, तो स्टील इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस, व्हाई, बिकॉज द इलास्टिक लिमिट ऑफ स्टील इज हाई, ठीक है, स्टील इज मोर इलास्टिक एंड इट्स इलास्टिक लिमिट इज हाई। इलास्टिक लिमिट मतलब क्या है, जहां पे वो, देखो ये वाला ग्राफ याद है, किसका किसका ग्राफ था ये, तो यहाँ पे आपका स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ है, ठीक है, आपका जहां तक इलास्टिक लिमिट फॉलो होता है वहां तक तो ये स्ट्रेट ग्राफ होगा, उसके बाद स्ट्रेचिंग तो होगी लेकिन इलास्टिक लिमिट के अंतर्गत नहीं होगी, ठीक है, मतलब आप अगर फोर्स अप्लाई करोगे तो स्ट्रेन वैसे प्रोड्यूस नहीं होगा और फिर धीरे धीरे वो टूट जाएगा, दैट इज हाउ द ग्राफ इज, ठीक है। तो क्या ये सही है, इज दिस करेक्ट, स्टील इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, यस, स्टील इज मोर इलास्टिक एंड इट्स इलास्टिक लिमिट इज हाई, यस इट इज करेक्ट, both n but r is not the ये है मतलब both n are correct but r is the correct explanation of a, ठीक है, क्लियर है भाई साहब। ओके ओके ओके, सो असर्शन ए स्टेट दैट, तो आपका भाई साहब ये करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए भाई साहब, यहाँ पे दिया हुआ है वन एंड ऑफ अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ l
and of weight W is attached rigidly to a point in the roof. चलिए भाई साहब ये वायर हो गया, ठीक है. वन एंड ऑफ अ यूनिफॉर्म वायर, इसका लेंथ भाई साहब कितना है, लेंथ है L, ठीक है. एंड ऑफ वेट W, इसका पूरा वेट कितना है भाई साहब, इसका पूरा वेट है W, इज अटैच रिजिडली टू अ पॉइंट इन द रूफ, ठीक है. एंड अ वेट W1, ये है आपका वेट W1 इज सस्पेंडेड फ्रॉम द लोअर एंड. इफ S इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, तो इसका भाई साहब S है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देन द स्ट्रेस इन द वायर एट अ हाइट 3L/4 फ्रॉम इट्स लोअर एंड. तो भाई साहब ये वाला हाइट, ठीक है, विच इज व्हाट हाइट, 3L/4 फ्रॉम इट्स लोअर एंड इज. तो यहाँ पे कितना स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, इस पॉइंट पे आपको स्ट्रेस निकालना है भाई साहब. समझ में आ रहा है ये, बोलो ना बोलो, कैसे करोगे इसको, ठीक है. तो देखो ये पूरा वायर का लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर, और यहाँ पे है मास, ठीक है भाई साहब. जब लेंथ ऑफ वायर कितना है L, तो वेट, मास क्या बोलेंगे, वेट बोल देते हैं, चलो वेट है ना. वेट कितना है W, है कि नहीं. पूरे लेंथ ऑफ वायर के लिए आपका वेट कितना है W, तो यूनिट लेंथ के लिए कितना होगा W/L, है ना. तो यहां पे 3L/4 है, इसका मास कितना हो जाएगा, 3L/4 का कितना होगा बोलो, W/L इंटू 3L/4. क्या ये समझ में आ रहा है, यूनिटरी मेथड, सिंपल, कैंसिल कैंसिल, 3W/4. मतलब इस पोर्शन का ध्यान दो, इस पोर्शन का मास कितना है भाई साहब, मास है आपका 3W/4, इस पोर्शन का मास, ठीक है. मास क्या, वेट, इस पोर्शन का वेट. तो तुम्हें अभी क्या निकालना है, इफ S इज द क्रॉस सेक्शन देन द स्ट्रेस इन द वायर. तो यहां पे कितना स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है. स्ट्रेस क्या होता है भाई साहब आपका, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया. सो इफ आई वे टू टॉक अबाउट द फोर्स हियर, व्हाट इज द फोर्स हियर, कितना फोर्स है, इसका इसका वेट और ये वाला वेट, है ना. तो व्हाट इज द फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू W1 which is the weight that is hanging from here, and this portion also will have a weight. What is its weight that you have calculated, 3W/4. So W1 plus 3W/4, this will be the weight. Are we clear on this one people? समझ में आ रहा है ये. तो ये हो गया आपका फोर्स, और ये अपॉन एरिया, एरिया क्रॉस सेक्शन आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये स्ट्रेस है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको S दिया हुआ है. तो आपका यहाँ पे स्ट्रेस कितना हो जाएगा भाई साहब, स्ट्रेस विल बी W1 प्लस 3W/4 अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज S, ठीक है. तो यहाँ पे हो गया आपका कितना भाई साहब, 4W1 प्लस 3W अपॉन 4S, है ना. अच्छा यहाँ पे इसको ये नहीं किया है, ऐसे रहने दिया है, ओके ठीक है. तो W1/3W/4 अपॉन S, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन. हो पीपल, आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस. सिंपल सा सवाल है. देखो यहाँ पे आपका स्ट्रेस कितना है ये पूछा है, आपने यूनिट पर लेंथ, आपने वेट निकाला, इसका वेट निकाला प्लस इसका वेट निकाला, तो ये हो जाएगा यहाँ पे टोटल फोर्स अपॉन एरिया. आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल. ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे आ गया आपका 3W/4 प्लस W1/S. आर वी क्लियर, क्लियर, बहुत बढ़िया भाई. चलिए क्या हो गया ये, ओके. इफ द लेंथ ऑफ अ वायर इज मेड डबल एंड रेडियस इज हाफ ऑफ इट्स रिस्पेक्टिव वैल्यूज, then Young's modulus of the material of the wire will, चलिए भाई साहब करना है, लेंथ ऑफ द वायर इज मेड डबल, ठीक है, एंड रेडियस इज हाफ ऑफ इट्स रिस्पेक्टिव वैल्यू, देन द यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर. जेई मेंस का सवाल है 2022 का. बोले यार क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलना, जल्दी से बोलना है. बोला बोला बोला, जल्दी से बोला. एक चीज से मुक्त होने की कोशिश करो, वो है तुम्हारा आदत. तुम्हारी आदत है कि तुमको कोई सवाल दिखता है ना, तुम उसके पहले कैलकुलेशन चालू कर देते हो. अरे थोड़ा मेंटल कॉन्सेप्ट भी तो अप्लाई करो ना यार, तुम लोग ये क्या कैलकुलेशन कर रहे हो. यंग्स मॉडुलस किस पे डिपेंडेंट है, मटेरियल पे डिपेंडेंट है. इट्स अ मटेरियल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी. जैसे आप बोलते हो ना, यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर इज दिस, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज दिस, तो वो मटेरियल पे डिपेंडेंट है. मटेरियल का डायमेंशन कुछ भी करो, अगर मटेरियल तुम सेम रख रहे हो तो यंग्स मॉडुलस भी सेम रहेगा.
तो व्हाई आर यू गोइंग इनटू द कंफ्यूजिंग एस्पेक्ट्स हियर? क्या पूछा गया है? लेंथ को तुमने ऑल्टर किया है, डबल कर दिया है, रेडियस को हाफ कर दिया गया है, देन यंग्स मॉडुलस पे क्या असर होगा? कुछ नहीं असर होगा, तुमने मटेरियल सेम ही रखा है। व्हाई आर यू इनटू कैलकुलेशन? ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे देन यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर विल रिमेन द सेम। व्हाई डू यू हैव टू डू कैलकुलेशन हियर? समझ में आ रहा है? ये कोई कैलकुलेशन का मतलब नहीं है, आपको सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए कैलकुलेशन दिया हुआ है, क्योंकि आपको मालूम है कि भाई साहब एफ बाई ए है और डेल्टा एल बाई एल है, तो यहाँ पे अगर ऑल्टर कर रहे होंगे तो ऑल्टर होगा, लेकिन तुम कंसेप्चुअली सोचो कि यंग्स मॉडुलस मटेरियल स्पेसिफिक है, आपको दिया रहता है यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज दिस, यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर इज दिस, व्हाटएवर इज द एप्लीकेबिलिटी, ठीक है, दिस विल रिमेन द सेम because you have not changed the material, so it will remain the same. Are we getting this people? कितना भी कुछ भी चेंज कर लो, यंग्स मॉडुलस जो है वो मटेरियल स्पेसिफिक है एंड दैट्स नॉट गोइंग टू चेंज। ठीक है, यंग्स मॉडुलस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ एंड रेडियस ऑफ द मटेरियल एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द डायमेंशन ऑफ द वायर, सो यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर विल रिमेन द सेम। ठीक है, जेईई मेंस का सवाल है 2022 का, अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 0.5 मीटर and cross sectional area 10 raised to minus 4 meter square has breaking stress of this much. A block of 10 kg is attached at one end of the string and is rotating in a horizontal circle. The maximum linear velocity of the block will be. कोशिश कीजिए थोड़ा सा। आपने स्ट्रिंग वेव्स पढ़ा हुआ है, देखो साउंड वेव्स में 11th में, ठीक है, थोड़ा सा याद कीजिए, आपकी वेलोसिटी कितनी होती है इन स्ट्रिंग? वेलोसिटी इन स्ट्रिंग्स, याद कीजिए भाई साहब, दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टी, इलास्टिक प्रॉपर्टी अपॉन क्या क्या? इनर्शियल। वेरी गुड भाई साहब, इनर्शियल प्रॉपर्टी, इनर्शियल प्रॉपर्टी है ना, इलास्टिक प्रॉपर्टी अपॉन इनर्शियल प्रॉपर्टी। इलास्टिक प्रॉपर्टी मतलब जैसे एप्लीकेबल है, यहाँ पे आपका क्या है, मेटल वायर ऑफ लेंथ है, तो आपका लेंथ वाइज एक्सटेंशन है, लेंथ वाइज जहां पे भी एक्सटेंशन होता है तो कौन सा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एप्लीकेबल होता है? यंग्स मॉडुलस। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? यंग्स मॉडुलस। ठीक है, और इनर्शियल प्रॉपर्टी का मेजरमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? मास। ठीक है, तो दिस विल बी बेसिकली मास। ठीक है, दिस विल बी बेसिकली मास, सॉरी यहाँ पे इलास्टिक प्रॉपर्टी में आपका आ जाएगा भाई साहब टेंशन, सॉरी टेंशन, और ये आपका मास जो है, मास नहीं होगा, ये मास पर यूनिट लेंथ होगा। ठीक है, टेंशन अपॉन म्यू, सो दिस इज बेसिकली टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये है टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, अभी टेंशन को कैसे निकालेंगे? ओके, चलिए भाई साहब करते हैं इसको। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है? लेंथ आपका ये है एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है, एज ब्रेकिंग स्ट्रेस, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस, स्ट्रेस आपका क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, तो मैक्सिमम स्ट्रेस यहाँ पे कितना है? 5 इंटू 10 रेज टू 8। ठीक है, ये हो गया आपका स्ट्रेस। फोर्स यहाँ पे भाई साहब कितना है? व्हाट इज द फोर्स हियर? नहीं मालूम, अपॉन एरिया कितना दिया हुआ है? क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 रेज टू माइनस 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो फोर्स यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चा बॉडी? दिस विल बी 5 इंटू 10 रेज टू 8 इंटू 10 रेज टू माइनस 4, दैट इज 5 इंटू 10 रेज टू 4 न्यूटन। यही आपका टेंशन हो जाएगा, है ना? दिस विल बी इक्वल टू योर टेंशन, फोर्स ही टेंशन के बराबर होगा। अभी मास पर यूनिट लेंथ है, मास पर यूनिट लेंथ को कैसे निकालोगे भाई साहब? आपका देखो यहाँ पे मास कितना है? 10 केजी, और लेंथ कितना है? 0.5, तो आपका म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा? मास अपॉन लेंथ, तो मास कितना दिया हुआ है भाई साहब? 10 केजी, अपॉन लेंथ कितना है भाई साहब? 0.5, तो 100 अपॉन 5, दैट विल बी हाउ मच? 20। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, तो अभी इसको क्या लिख सकते हैं? टेंशन टी, टेंशन टी की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई यहाँ पे? 5 इंटू 10 रेज टू 4 अपॉन मास पर यूनिट लेंथ, दैट इज
20, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 100 इंटू 10⁻², अपॉन भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब 4, या इसको ऐसे ही कर लो भाई साहब, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10⁻² अपॉन 2, तो ये हो गया 100/2, तो ये हो गया आपका 50, ठीक है। so this will be 50 मीटर पर सेकेंड, दिस विल बी 50 मीटर पर सेकेंड। नॉलेज वाला सवाल था ये, ठीक है। आपका ये हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी इज 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। थोड़ा सा आपको रिकॉल करना है कि आपका जो स्ट्रिंग में होता है दैट इज इक्वल टू टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, क्लियर है। ओके ओके ओके। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोप यूज्ड टू लिफ्ट अ लोड बाय अ क्रेन is 2.5 into 10⁻⁻4, कोई यूनिट नहीं दिया हुआ है, ओके। The maximum lifting capacity of the crane is 10 metric tons. To increase the lifting capacity of the crane to 25 metric tons, the required area of cross section of the rope should be, कोशिश कीजिए भाई साहब, जी की वैल्यू दी हुई है। हो गया, डन डन डन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, आपका भाई साहब द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोप यूज्ड टू लिफ्ट अ लोड बाय अ क्रेन इज 2.5 into 10⁻², तो आपका भाई साहब यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो देखो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि आपको उसका कैपेसिटी बढ़ाना है ना। अभी उसकी कैपेसिटी कितनी है भाई साहब 10 मेट्रिक टन्स, ठीक है। आपको इसको भाई साहब कितना बढ़ाना है 25 मेट्रिक टन्स, ठीक है, इसको आपको बढ़ाना है। द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोप विल बी, तो आपका देखो यहाँ पे फोर्स, ठीक है, आपका फोर्स मेट्रिक टन्स में जाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। मेट्रिक टन्स मतलब आपका यहाँ पे ये 10, मतलब आप देखो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया। तो अभी आप भाई साहब स्ट्रेस में इस फोर्स को बढ़ा रहे हैं, है ना, मतलब कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, तो आप क्या बढ़ा रहे हैं फोर्स, तो साथ ही साथ सेम प्रोपोर्शन में एरिया भी बढ़ना चाहिए। समझ में आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट है सवाल का। अगर आप फोर्स को बढ़ा रहे हैं तो एरिया भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ना चाहिए ना, क्योंकि मटेरियल तो आप चेंज नहीं कर रहे हैं। तो दिस मटेरियल शुड बी एबल टू हैंडल द सेम स्ट्रेस विद अ हायर एरिया। समझ में आ रहा है। If you are increasing the force, you have to increase the area proportionately as well, because you are not changing the material. So the stress is something that should be equivalent. तो इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं, force let's say F1 by A1 should be equal to F2 by A2, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो।
या अपन भाई साहब जो भी लिखना है आपको, यहाँ पे आप W1 भी लिख सकते हैं, वेट बाई A1 विल बी इक्वल टू W2 बाई A2। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मेट्रिक टन्स पे ध्यान मत दो। अभी आप कैलकुलेशन बढ़ते हुए मेट्रिक कितना होगा, 10⁻³ टन कितना होगा, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो 10 मेट्रिक टन्स अपॉन भाई साहब एरिया कितना है, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हाउ मच, 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। यहाँ पे भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, 25 मेट्रिक टन्स, 25 मेट्रिक टन्स अपॉन एरिया। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके, तो एरिया की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी, 25 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन 10। इसको कैंसिल किया तो ये हो गया 2.5, तो ये कितना हो गया बोलो, 625। तो ये हो गया 6.25 इंटू 10⁻⁻⁴। ये हो गया भाई साहब आपका एरिया। ठीक है, दिस वुड बी द एरिया रिक्वायर्ड। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस? सो यू डोंट हैव टू, कोई नहीं है क्या, ये वाला है, ओके, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके, तो आपका कितना आ गया देखो, 6.25 इंटू 10⁻⁻⁴। इसमें सिंपल सी कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगी, आप भाई साहब यंग्स मॉडल्स के बारे में मत सोचिए, मेट्रिक टन्स के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आपने मटेरियल सेम रखा है तो उसका स्ट्रेस हैंडलिंग का कैपेसिटी भी सेम होगा। मतलब अगर आप फोर्स को बढ़ा रहे हो तो आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके, the force required to stretch a wire of cross section 1 centimeter square to double its length will be, जेई मेंस का सवाल है 2022 का। चलिए इजी सवाल लग रहा है भाई साहब ये तो। ओके भाई साहब, फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच अ वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टू डबल इट्स लेंथ। ओके, तो आपका भाई साहब देखो यहाँ पे फोर्स रिक्वायर्ड, तो आपका यंग्स मॉडुलस का वो क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, क्लियर है? यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है। ओके, डबल इट्स लेंथ, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे डेल्टा एल कितना हो जाएगा, डेल्टा एल कितना हो जाएगा, जो आपका लेंथ L2 माइनस L1 है ना, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, जो आपका ओरिजिनल लेंथ है। तो ओरिजिनल लेंथ अगर L है और अभी कितना लेंथ हो गया 2L, तो ये कितना हो जाएगा L, डेल्टा L की वैल्यू L हो गई। समझ में आ रहा है? इंक्रीज इन लेंथ इज L बिकॉज द रोप इज बीइंग एक्सटेंडेड टू डबल इट्स लेंथ। ओके, चलिए यहाँ पे करते हैं अपन F बाई A, और ये कितना हो जाएगा भाई साहब, L बाई L, है कि नहीं, ये हो जाएगा L बाई L। ये हो गया आपका कैंसिल भाई साहब, तो ये हो गया आपका F बाई A इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस। ठीक है, आई टाइम पास। ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू y इंटू ए। वाई की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे यंग्स मॉडुलस कितनी है, 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ना, इसको करना पड़ेगा भाई साहब, कितना हो जाएगा 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, है ना।
so that will be 10 raised to minus 4 मीटर का स्क्वायर. ये कैंसिल, so this will be 2 into 10 11 minus 4, so that will be 7 न्यूटन. तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, 2 into 10 raised to 7 न्यूटन. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता? बहुत बहुत बढ़िया भाई साहब. 2 into 10 raised to 7 न्यूटन. क्लियर. A string of area of cross section 4 millimeter square and length 0.5 is connected with a rigid body of mass 2 kg. The body is rotated in a vertical circular path. ऐसे vertical circular path of radius 0.5 meters. The body acquires a speed of 5 meter per second at the bottom of the circular path. Strain produced in the string when the body is at the bottom of the circle is dash into 10 raised to minus 5. You use Young's modulus as 10 raised to 11 Newton per meter square and G is equal to 10 meter per second square. कर लो भाई साहब. बहुत लंबा सवाल लग रहा है भाई साहब. जेई मेंस का 2022 का सवाल इसका करते हैं भाई साहब. Okay, a string of cross-sectional area 4 मीटर पर 4 मिलीमीटर. तो आपका एरिया यहाँ पे भाई साहब कितना है? एरिया इज 4 millimeter square. That can be written as 4 into 10 raised to minus 6 है ना. मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलो. ठीक है, क्लियर है? ओके. एंड लेंथ ये क्या है, मीटर के क्या है, सेंटीमीटर. चलो मान लेते हैं लेंथ की वैल्यू कितनी है, 0.5 मीटर. इज कनेक्टेड टू अ रिजिड बॉडी ऑफ मास इसका कितना है भाई साहब, 2 kg. मास इज 2 kg. द बॉडी इज रोटेटेड इन अ वर्टिकल सर्कुलर पाथ. ओके, तो वर्टिकल सर्कुलर पाथ मतलब कैसा हो जाएगा, ये ऐसे घुमाया जा रहा है ऐसे. ठीक है, इसको ऐसे घुमा रहे हैं. ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर पाथ. और इसका भाई साहब रेडियस कितना है, 0.5 मीटर. इसका रेडियस 0.5 मीटर है. वर्टिकल सर्कुलर पाथ. The body acquires a speed of 5 meter per second at the bottom of the circular path. तो bottom of the circular path में बच्चा बॉडी यहाँ पे कितना स्पीड है इसका, how much is the speed that the body has acquired, 5 meter per second at the bottom of the circular path. ठीक है, क्लियर है? ओके. strain produced in the string. तो आपको यहाँ पे strain निकालना है. You have to basically find out what बच्चा पार्टी, what is the value of the strain produced. That is delta L by L आपका कितना है. ठीक है, क्लियर है भाई साहब. बहुत बहुत बढ़िया. ठीक है, यंग्स मॉडुलस आपको कितना दिया हुआ है, दैट इज 10 रेज टू 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और जी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मेकिंग सेंस बच्चा पार्टी? ठीक है, ओके. तो आपको यहाँ पे स्ट्रेन निकालना है, मतलब डेल्टा एल बाई एल निकालना है. मुझे बताओ यहाँ पे डेल्टा एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा एल की वैल्यू. चलो इसको तो अपन अभी अपने को मालूम है कि भाई साहब Young's modulus is what? Young's modulus is force upon area upon delta L by L. This is something that you have to find out. तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, delta L by L will be equal to force upon area by Young's modulus. तो force upon area into Young's modulus. ठीक है, तो अपने को अभी यहाँ पे force निकालना है. Now what do you mean by force? What do you mean by force here? Force is nothing but the tension which is developed here. ठीक है, फोर्स भाई साहब यहाँ पे क्या होगा, टेंशन ही होगा ना. ठीक है, ओके, क्योंकि एरिया आपको मालूम है, यहाँ पे एरिया मालूम है. तो व्हाट विल बी द टेंशन भाई साहब, बताइए जल्दी से बताइए. यहाँ पे टी ऊपर की तरफ है. ठीक है, नीचे क्या है, एम जी. क्योंकि आपको स्पेसिफिकली इस लोकेशन पे पूछा है स्ट्रेन कितना प्रोड्यूस होगा. एम जी नीचे की तरफ. और क्या है भाई साहब बताइए. हाँ, सेंटीपिटल फोर्स किस तरफ होगा, ये ऊपर की तरफ होगा कि नीचे की तरफ होगा, ऊपर की तरफ. जब ये ऊपर जाता है तब किस तरफ होता है, नीचे की तरफ. सेंटीपिटल फोर्स और एमजी और टेंशन भी नीचे की तरफ. पूछ रहा हूं, अरे मैं ऐसे पूछ रहा हूं भाई साहब. जब ये ऊपर गया, तुम बोल रहे हो ना कि देखो ये एमजी तो चलो ये हर समय नीचे की तरफ रहेगा, है ना. ठीक है, तुम बोल रहे हो कि भाई साहब एम वी स्क्वायर आर, या एम यहाँ पे क्या है, वी स्क्वायर दिया हुआ है ना.
नहीं, स्ट्रिंग ऑफ इज कनेक्टेड विद रिजिड बॉडी, हाँ वी स्क्वायर दिया हुआ है ना यहाँ पे, वी कुछ तो दिया हुआ था यार, इधर चला गया, ए इतना है, एल है, एम है, द बॉडी इज द बॉडी एक्वायर्ड स्पीड, हाँ ये स्पीड है ना भाई साहब, स्पीड कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो एम वी स्क्वायर बाई आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर लिख सकते हैं। तो तुम बोल रहे हो ये एम वी स्क्वायर बाई आर जो है इस केस में ऊपर की तरफ है ना, सेंटर की तरफ। तो जब ये ऊपर जाएगा तब क्या होगा, सेंटर की तरफ ये एम वी स्क्वायर बाई आर, और एम जी भी इधर और टी भी इधर, पूछ रहा हूं व्हाट विल हैपन। हम्म, तुम्हारा स्ट्रिंग जो है लुस्त पुस्त होने का चांसेस कहां है, ऊपर की तरफ किधर, ऊपर की तरफ क्यों, और ऐसे हो जाने का मतलब एक मिनिमम वेलोसिटी अगर तुम अचीव नहीं करोगे तो लुस्त पुस्त हो जाएगा भाई साहब, क्यों, तुम्हारा टेंशन, टेंशन इस तरफ ही रहेगा, टेंशन आपका इस तरफ ही है, लेकिन आपका इधर एम वी स्क्वायर बाई आर होगा, एम जी तो इस तरफ ही रहेगा भाई साहब, एम जी विल बी इस साइड ओनली, ठीक है। ओके, यहां पे भाई साहब क्या हो जाएगा, दिस विल बी बेसिकली द टेंशन, तो टेंशन विल बी इक्वल टू एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। देखो भाई साहब सिंपल सा इस्तेमाल करो, दिमाग इस्तेमाल करो, टेंशन किधर ज्यादा होगा, इधर की इधर, इधर तो हमेशा ज्यादा होगा, यहाँ तो टेंशन जीरो होने का चांस है, ठीक है। तो मतलब टेंशन यहाँ पे जीरो होने का चांस क्यों है, क्योंकि एम बी स्क्वायर बाई आर इधर है, तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो इसलिए मैं इसमें जा रहा हूँ, एम बी स्क्वायर आर इधर है और एम जी इधर है, तो यहाँ पे जीरो होने का चांस कब होगा, जब एम बी स्क्वायर बाई आर एम जी के बराबर हो जाए, तो टेंशन आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब आपको थोड़ा सा याद कीजिए आप, अगर वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी, मतलब वी की वैल्यू अंडर रूट आर जी हो जाती है, मतलब इस जगह पे अगर v की वैल्यू अंडर रूट आर जी हो जाता है तो स्ट्रिंग विल स्लैकन, ये लास्ट वेलोसिटी है जो सपोर्ट कर सकती है, इससे थोड़ा भी कम हुआ तो स्ट्रिंग विल स्लैकन, इट विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट अ वर्टिकल रेवोल्यूशन, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो आपका हमेशा, आप जब भी सर्कुलर मोशन लेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, तो mg तो आपका डिपेंड करता है किधर है, अगर इधर है तो mg तो हमेशा डाउनवर्ड ही रहेगा, इधर है तो भी mg डाउनवर्ड रहेगा, लेकिन आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो बाहर की तरफ रहेगा, एम वी स्क्वायर बाई आर, ऐसा समझो ना भाई साहब, आप किसी गाड़ी में बैठे हो, ठीक है, अगर गाड़ी का खुल गया, गाड़ी टर्न ले रहा है शार्प टर्न, तो आप किधर गिरोगे, बाहर ना, किसी तो वेयर इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग, तो दिस इज ऑल्सो गोइंग लाइक दिस, इफ इट गेट्स डिटैच देन इट विल फॉल दिस वे, ठीक है, तो आपका एम वी स्क्वायर बाई आर बाहर की तरफ, समझ में आ रहा है ये। तो इधर इक्वेशन क्या हो जाएगा भाई साहब, टेंशन हो गया आपका एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर, इट इज नॉट दैट इधर है सेंटर में नहीं है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इसीलिए तो टेंशन यहाँ पे ज्यादा होगा, और वहां पे टेंशन कम क्यों होगा, क्योंकि वहां पे भाई साहब आपका टेंशन क्या है, टेंशन इस तरफ है, एम वी स्क्वायर आर उस तरफ है, तो आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, टेंशन विल बी इक्वल टू एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर, इसीलिए देखो यहाँ पे टेंशन कम हो गया है, इससे ये माइनस हो रहा है, और यहाँ पे टेंशन बढ़ गया है क्योंकि ये इस पे प्लस हो रहा है, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, ओके ओके ओके, तो कर लो भाई साहब, अभी यहाँ पे कितना हो जाएगा, एम जी प्लस, तो ये हो गया एम इंटू जी प्लस वी स्क्वायर बाई आर, ये हो गया आपका भाई साहब टेंशन, तो टेंशन यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी है, और अपना एम का वैल्यू कितना है 2 है ना, जी कितना हो गया भाई साहब आपका 10 प्लस वी स्क्वायर मतलब कितना हो गया यहाँ पे, वी स्क्वायर हो गया आपका 5, 5 हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 25 बाई आर, आर की वैल्यू भाई साहब, आर की वैल्यू यहाँ पे एरिया, नहीं ये कितना था भाई साहब, ये एरिया तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, हाँ हाँ, लेंथ ऑफ सिंक कहाँ है, ये 0.5 ना, ये है ना 0.5 मीटर, ओके ये हो गया 0.5, ओके तो ये हो गया भाई साहब आपका इधर, ये मीटर है कि सेंटीमीटर है क्या मालूम भाई साहब, ये 5, ये हो गया 5, 5 का 25, तो 50 प्लस 10 60, 60 इंटू 2, ये हो गया आपका 120, यही हो जाएगा आपका फोर्स भाई साहब, है ना, ये फोर्स जो है ये हो गया आपका 120, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है भाई साहब आपका 4 इंटू 10⁻⁻⁶, और यंग्स मॉडुलस भाई साहब कितना दिया हुआ है यहाँ पे, यंग्स मॉडुलस इज गिवन एज 10⁻11, ठीक है, तो दिस विल बी 4, ये हो गया 30, ठीक है, सो ये हो गया आपका 30 अपॉन 11⁻6, तो ये हो गया 10⁻5, ठीक है ना, तो ये हो गया 30 इंटू 10⁻⁻5, 3 इंटू 10⁻⁻4, 3 इंटू 10⁻⁻4, नहीं तो भाई साहब यहाँ पे अगर 30 इंटू 10⁻⁻5 भी चाहिए,
यहाँ पे 30 चाहिए, दिस विल बी 30 ओनली। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि इस फॉर्मेट में चाहिए आंसर आपको। ठीक है, ओके ओके ओके, 30 × 10⁻⁵, तो आपका x का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब? ध्यान दीजिएगा, इस तरीके के सवाल जो होते हैं ना, वो पेचीदा होते हैं, आप आंसर तक तो पहुंच जाएंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन अ हरी यू माइट एक्चुअली फॉरगेट टू राइट द करेक्ट फिगर। यहाँ पे आप, मैंने यहाँ पे 3 × 10⁻⁴ किया, जो गलत है, गलत नहीं है, सही है, लेकिन आंसर के फॉर्मेट में गलत है। दैट विल बी 13 × 10⁻⁵, तो द आंसर विल बी 30। ठीक है, ओके। A steel wire of length 3.2 मीटर, यहाँ पे यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील दिया हुआ है बच्चा पाड़ी 2.1 into 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड कॉपर वायर ऑफ लेंथ 4.4 मीटर, that has got a Young's modulus of copper is 1.1 into 10⁻11 Newton per meter square. Both of radius 1.4 millimeter are connected end to end. When stretched by a load, the net elongation is found to be 1.4 millimeter. The load applied in Newton will be how much? मैं भाई साहब लंबा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो। okay. अरे रुको ना भाई साहब, कहाँ इतना। ओके, 2022 का जेई मेंस का सवाल है। यहाँ पे यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील भाई साहब कितना है? दिस इज इक्वल टू 2 into 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, स्टील वायर, द लेंथ हियर इज हाउ मच? लेंथ ऑफ द स्टील वायर इज 3.2 मीटर। ठीक है, ओके। कॉपर वायर का देख लीजिए भाई साहब, लेंथ ऑफ द कॉपर वायर इज हाउ मच? 4.4 मीटर। Young's modulus of copper wire, that's 1.1 into 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बोथ ऑफ रेडियस 1.4 मिलीमीटर, तो इसका रेडियस भी भाई साहब कितना हो जाएगा? 1.4 मिलीमीटर, दैट इज 1.4 into 10⁻³ मीटर्स। इसका रेडियस भाई साहब कितना? 1.4 into 10⁻³ मीटर्स। क्लियर है भाई साहब? मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। When stretched by a load, the net elongation is found to be, तो ये आपका नेट इलोंगेशन है। अभी नेट इलोंगेशन क्या होगा बताओ? देखो देखो देखो, इसको ऐसे, इन दोनों को कंबाइन करके एक लोड डाला गया है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है? किसी को भी ऊपर देखो, स्टील वायर है, वैसे भी स्टील वायर है, और ये आपका कॉपर वायर है। ठीक है, तो इनका एक नेट इलोंगेशन हुआ है, टोटल इलोंगेशन। तो नेट इलोंगेशन की वैल्यू भाई साहब कितनी है? डेल्टा एल। ठीक है, दिस इज इक्वल टू कितना है? 1.4 मिलीमीटर, दैट इज 1.4 into 10⁻³ मीटर। मेकिंग सेंस बच्चा पाड़ी? तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा एल ऑफ क्या? कॉपर स्टील प्लस डेल्टा एल ऑफ कॉपर। ठीक है, ये हो गया आपका डेल्टा एल। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आ रहा है? ओके 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 ओके, ठीक है। तो चलिए भाई साहब, अभी इसका कैसे करेंगे? अरे बहुत बहुत मुश्किल लग रहा है। ठीक है, तो डेल्टा एल की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा एल एस प्लस डेल्टा सी यू। ठीक है, एल सी यू। ओके, अभी देखो यहाँ पे आपका यंग्स मॉडुलस क्या होता है? यंग्स मॉडुलस होता है फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा एल बाई एल, है ना? डेल्टा एल बाई एल। तो अगर हम यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील निकाल रहे हैं तो या पहले ये निकाल लेते हैं, डेल्टा एल बाई एल विल बी इक्वल टू फोर्स अपॉन ए इंटू वाई। तो आपका डेल्टा एल का वैल्यू कितना हो जाएगा? फोर्स इंटू एल बाई ए इंटू वाई। ठीक है, ओके। तो डेल्टा एल एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल्टा एल एस की वैल्यू हो जाएगी फोर्स इंटू लेंथ ऑफ स्टील अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन वाई। ठीक है, और डेल्टा एल सी यू अपॉन ए इंटू वाई ऑफ सी यू, है ना? ए मैं क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भाई साहब दोनों का सेम है। देखो, क्योंकि रेडियस दोनों का सेम है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दोनों का सेम होगा। समझ में आ रहा है ये भाई साहब? ठीक है, ओके। तो अभी कर लो इसको। देखो यहाँ पे आपका कितना है?
लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा लगता है यार। ओके चलिए करते हैं यहाँ पे। डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है 1.4, तो 1.4 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू डेल्टा एस। तो फोर्स तो दोनों में सेम लगा है, देखो ये वाला पार्ट दोनों में सेम है ना, ये वाला पार्ट दोनों में सेम है। तो दिस विल बी फोर्स अपॉन एरिया, और अंदर क्या लिख सकते हैं, डेल्टा सॉरी एल एस अपॉन वाई ऑफ सी यू प्लस एल सी यू अपॉन वाई ऑफ सी यू। ठीक है, फोर्स आपका कितना है यहाँ पे, अच्छा यही निकालना है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। फोर्स और एरिया कितना है भाई साहब आपका, पाई आर स्क्वायर, है ना। ए बाबा, पाई आर का स्क्वायर मतलब 20, क्योंकि मुझे यहाँ पे कट्टम कुट्टम दिख रहा है, देखो 1.4 है, पाई इंटू आर का स्क्वायर, तो 1.4 इंटू 1.4 दैट विल बी 1.96, है ना। 14 इंटू 14 कितना होता है 196, 1.96, और ये हो गया 10⁻⁻6, 10⁻⁻6, ये हो गया पाई आर का स्क्वायर। समझ में आ रहा है एरिया कैसे निकाला। ओके 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 ओके, अभी भाई साहब आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका लेंथ ऑफ स्टील, लेंथ ऑफ स्टील 3.2 अपॉन भाई साहब कितना है वाई ऑफ स्टील, ये वाई ऑफ स्टील है ना, तो 2 इंटू 10⁻11 प्लस यहाँ पे कितना है भाई साहब आपका लेंथ ऑफ कॉपर दैट इज 4.4 अपॉन वाई ऑफ कॉपर दैट इज 1.1 इंटू 10⁻11। ठीक है, ओके ओके ओके, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं भाई साहब, 1.4 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू फोर्स अपॉन 7 1 7 7 2 14 7 8 56, तो ये हो गया आपका कितना 28 इंटू 22, 8 2 16, 2 2 4 1 5, 8 2 16, 2 2 4 1 5, 6 5 प्लस 6 11, 5 प्लस 1 6, तो ये हो गया 6.616 हो गया ना भाई साहब, 6.16, 6.16 इंटू 10⁻⁻6, सही जा रहे भाई साहब, बहुत कैलकुलेशन है रे। चलो कट्टम कुट्टम तो हो रहा है यहाँ पे 2 1.6 हो गया, तो ये हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻11 प्लस ये हो गया आपका भाई साहब 4 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब f बाई 6.16 इंटू 10⁻⁻6, ये हो गया आपका कितना इंटू 10⁻⁻11, ये हो गया आपका 5.6, ये हो गया आपका 1.4 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, तो आपका f का वैल्यू भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा, f का वैल्यू हो जाएगा 1.4 इंटू 10⁻³ इंटू 6.16 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 5.6 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, 14 1 14, 14 4 तो ये हो गया 14 इंटू 4, 4 4 16, 4 1 4, तो ये हो गया 4, 4 1 4, इससे 4 गया 2, 4 जाएगा क्या, हाँ जाएगा ना भाई, 4 1 4, 4 4 16, 4 5 20, 4 4 16, है ना। तो कुछ हाँ चलिए भाई साहब आ गया ये, तो ये आ गया आपका कितना 1.54 इंटू इधर हो जाएगा 10⁻⁻6, 10⁻⁻3, दैट विल बी 10⁻⁻9, और इधर है नीचे कितना भाई साहब आपका 10⁻⁻11, तो 1.54 इंटू 10⁻², दैट इज गोइंग टू बी 154 न्यूटन, तो 154 न्यूटन। so this basically qualifies for the answer। समझ में आता है भाई साहब, ठीक है। 154 न्यूटन, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर ऑन दिस वन। ओके ओके ओके, नीट ओके, द डायग्राम shows stress versus strain curve for the materials A and B, from the curves we can infer that, तो ये stress versus strain है। ब्रिटल मतलब क्या होता है, जो टूट जाए स्ट्रेस में थोड़ा सा, ठीक है। ये भाई साहब आपका एक चौक का टुकड़ा है, थोड़ा सा हम इसको प्रेशर देंगे तो मसल देंगे इसको, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये ब्रिटल है, ठीक है। ओके, तो ब्रिटल का क्या होगा भाई साहब, ये दो है आपका, देखो ये वाला जो पॉइंट है ये बेसिकली क्या है आपका फ्रैक्चर पॉइंट है, ये टूट जाएगा भाई साहब, ठीक है, फ्रैक्चर पॉइंट है। यहाँ के बाद से इधर के बाद से आपका जो स्ट्रेस इज टू स्ट्रेन
कौन सा लॉ है भाई साहब? हुक्स लॉ जो है वो ओबे नहीं होता है, ठीक है। हुक्स लॉ जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का कांस्टेंट रेशियो देता है वो इधर के बाद से भाई साहब ओबे नहीं होगा, और इधर आपका फाइनली मेटल ब्रेक हो जाएगा या एलिमेंट ब्रेक हो जाएगा। तो कौन ज्यादा जल्दी अपने फ्रैक्चर पॉइंट पे पहुंच रहा है? बी। तो बी इज ब्रिटल, ठीक है। ए इज ब्रिटल बट बी इज डक्टाइल नहीं, ए इज डक्टाइल एंड बी इज ब्रिटल, तो ये हो जाएगा ए डक्टाइल है भाई साहब, बी इज ब्रिटल, ठीक है। बी इज ब्रिटल, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? जस्ट बाय लुकिंग एट द ग्राफ वी कैन से दैट ए इज डक्टाइल। डक्टाइल मतलब क्या होता है? विच कैन बी मेड इनटू वायर्स, जिसका हम वायर बना सकें, ठीक है। विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, ये सब प्रॉपर्टीज होती है मेटल्स की, तो दोज विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, तो हम इनका वायर्स बना सकते हैं। ओके ओके ओके। तो कर्व ए इज डक्टाइल एंड कर्व बी इज ब्रिटल। अच्छा ये सब मैं भाई साहब यील्ड पॉइंट मतलब वो पॉइंट जहां तक आपका भाई साहब क्या हो रहा है, यंग्स अपना हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली या स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस, ठीक है। कह रहा है भाई साहब, चलिए 2 मीटर लॉन्ग रॉड ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर which is fixed from one end is given twist of 0.8 radians, the shear strain developed will be। चलिए भाई साहब इजी सवाल है, अगर आपको फॉर्मूला मालूम है तो। एम्स का सवाल है, मतलब आपका नीट का सवाल ही हो गया ये। हाँ जी, जल्दी से बोलिए जी, कितना हो जाएगा भाई साहब? यहाँ पे स्ट्रेन पूछा है, स्ट्रेन। स्ट्रेन का होता है रे भाई साहब, ठीक है। स्ट्रेन इज इक्वल टू, आप यहाँ पे बोल सकते हैं जो डिफॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, शियर स्ट्रेन है ना, तो शियर स्ट्रेन इज इक्वल टू दी डिफॉर्मेशन हैपनिंग, डिफॉर्मेशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे डिफॉर्मेशन कितने का हो जाएगा? एल इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है, अपॉन एल, इतना डिफॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। फ्रॉम इट इज गिवन आपका भाई साहब कितना है? 0.8 अ 2 मीटर लॉन्ग वायर, ये आपका भाई साहब हो गया लॉन्ग वायर, अ 2 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ रेडियस, तो ये रेडियस है भाई साहब आपका 1 सेंटीमीटर। ये सब तो सब हमने कैलकुलेशन किया ही नहीं। एल हो गया भाई साहब आपका कितना? एल हो गया आपका कितना है भाई साहब? 2 मीटर, और आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 1 सेंटीमीटर, विच कैन बी एक्सप्रेस एज 1 × 10⁻⁻²मीटर। तो अब कर लो भाई साहब, क्या दिक्कत है? एल हो गया आपका कितना? 1 × 10⁻², और ये थीटा की वैल्यू भाई साहब कितनी है? 0.8 अपॉन एल की वैल्यू भाई साहब कितनी है? 2, तो ये हो गया आपका 0.4, तो ये हो गया आपका 0.4 इंटू 10⁻², तो ये हो गया आपका 0.0, कितना हो जाएगा? 004, 2 टक्के है ना भाई साहब, 0.004, ठीक है। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर हो। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आता, ठीक है। 0.004 need okay, when a block of mass m is suspended by a long wire of length l, the length of the wire becomes l plus l। क्या आप करते रहो भाई साहब, सोना होना गिरेगा, कुछ डायमंड डायमंड गिरेगा उधर से, ओके। द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द एक्सटेंडेड वायर कितना हो जाएगा? ये तुम्हारे नॉलेज पे है भाई साहब, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? करा 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 जल्दी से याद करो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? हाँ, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी याद करो भाई साहब। मतलब तुम लोग कुछ भी रिवाइज नहीं कर रहे हो भाई साहब। अरे भाई साहब, अरे ओ भाई साहब, यहाँ पे क्या है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या होता है? स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन नहीं है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। भूल गए होंगे तो नोट कर लीजिए, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ठीक है भाई साहब, समझ में आता हूं, ठीक है। ओके, तो यहां पे आपको ध्यान दो, यहां पे क्या पूछा है?
यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इसकी वैल्यू पूछी है, मतलब इसको आपको इधर डिपोर्ट करना पड़ेगा, है ना। और वॉल्यूम क्या होता है, हाँ, तो देंगे ना, वॉल्यूम एल क्यूब क्या हो जाएगा, एरिया इंटू एल ना। क्या ये वायर है ना, वायर मतलब क्या होता है, वायर मतलब क्या होता है भाई साहब, एक सिलेंडर, और सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, देखो पढ़ चुके हो, ठीक है, विच इज व्हाट पाई आर स्क्वायर एल लिख सकते हैं अपन, ठीक है। ये पाई आर स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ सेक्शन होता है, और दिस इंटू एल, समझ में आ रहा है ये, ओके। तो अभी इसको ई बाई ए इंटू एल इज इक्वल टू हाफ इंटू फोर्स अपॉन एरिया इंटू डेल्टा एल बाई एल। तो आपका ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू फोर्स बाई एरिया इंटू डेल्टा एल बाई एल इंटू ए इंटू एल, ठीक है। ये ए और ए कैंसिल, एल और एल कैंसिल, तो आपका कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू फोर्स इंटू डेल्टा एल, ठीक है भाई साहब, ओके। तो इंक्रीज इन लेंथ कितना आया है भाई साहब आपका, देखो डेल्टा एल की वैल्यू, पहले लेंथ था एल, अभी हो गया है कितना, एल प्लस एल, तो इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल इज हाउ मच, एल प्लस एल माइनस एल, दैट इज एल, है ना। तो ये डेल्टा एल की वैल्यू हो गई एल। अच्छा, यहाँ पे एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, ब्लॉक ऑफ मास एम जी, तो एफ आपका हो जाएगा क्या, एम इंटू जी, तो ये हो गया आपका एम जी एल, तो दिस विल बी हाफ एम जी एल, तो ई इज इक्वल टू हाफ एम जी एल, ठीक है। तो ना कि ये बी होगा कि सी होगा, बी होगा ना। देखो यहाँ पे एल ये वाला एल है, ये वाला एल नहीं है, ध्यान दीजिए, स्मॉल वाला एल है, क्योंकि एल प्लस एल आपका फाइनल लेंथ है, और ओरिजिनल लेंथ आपका कैपिटल एल है, तो इससे माइनस करोगे तो ये आएगा भाई साहब, दिस विल बी इज इक्वल टू हाफ एम जी एल, मेकिंग सेंस बच्चा बाड़ी, ठीक है। तो आपका बी होगा ऑप्शन, डोंट गेट कंफ्यूज, ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ा वाला एल है जो ओरिजिनल लेंथ है, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके, एम जी एल, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके ओके ओके। जिपमर का सवाल है भाई साहब, नीट का सवाल है, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ अ मटेरियल इज 4 into 10 raised to minus 5 per atmosphere pressure, per atmosphere, okay, pressure is 100 atmosphere and volume is this, then find delta V। चलिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, ओए क्या रहा है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, ये कंप्रेसिबिलिटी होती है कि मॉड्यूलस ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कंप्रेसिबिलिटी आपका उल्टा है, ठीक है। तो यहां पे आप जो बोल रहे हो, मॉडुलस गामा होता है भाई साहब वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए, दिस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया अपॉन यहाँ पे डेल्टा वी बाई वी, ये होता है, ठीक है। इसका उल्टा होता है कंप्रेसिबिलिटी, मतलब 1 बाई गामा, ये हो जाएगी कंप्रेसिबिलिटी, दिस इज कंप्रेसिबिलिटी, जिसको हम के से डिनोट करते हैं, ठीक है। मतलब ये क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा वी बाई वी अपॉन फोर्स बाई ए। अभी फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है आपका, प्रेशर, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका माइनस डेल्टा वी बाई वी, माइनस डेल्टा वी बाई वी अपॉन प्रेशर। कंप्रेसिबिलिटी इज द इनवर्स ऑफ मॉडुलस ऑफ वॉल्यूम, आपका जो एक्सपेंशन है इस पे लगता है, ठीक है, क्लियर है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो यहाँ पे आपका डेल्टा वी बाई वी कितना हो जाएगा भाई साहब, देखो ये माइनस साइन क्यों है, माइनस साइन है क्योंकि आपका भाई साहब ये वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो डेल्टा वी आपका नेगेटिव है, V2 minus V1 आपका नेगेटिव है, V2 is lesser than V1, you are compressing something because of which its volume is decreasing, so final volume is lesser than initial volume, so if you do a V2 minus V1 it will give you a negative answer, clear है, ओके, बहुत बढ़िया भाई साहब, आप लोग बहुत सही जा रहे हैं, ओके।
तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा डेल्टा वी बाई वी, तो डेल्टा वी तो नहीं मालूम, तो डेल्टा वी अभी माइनस साइन को अलग ही रखते हैं, हमको यहाँ पे माइनस साइन से मतलब नहीं है। ये हो गया v इंटू पी इज इक्वल टू कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी दी हुई है यहाँ पे आपको k की वैल्यू, तो डेल्टा v की वैल्यू क्या हो जाएगी k इंटू वी इंटू पी, तो k की वैल्यू भाई साहब कंप्रेसिबिलिटी इज 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 5 पर एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम भाई साहब आपका कितना हो गया डेल्टा वी बाई, ओके यहाँ पे आपका P का वैल्यू हो गया कितना 100 एटमॉस्फेयर है ना, 100 एटमॉस्फेयर, 100 एटमॉस्फेयर इसका हो गया भाई साहब। और क्या भाई साहब आपका कंप्रेसिबिलिटी लिख दिया 100 एटमॉस्फेयर, V की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 सेंटीमीटर क्यूबिक, 100 सेंटीमीटर क्यूबिक मतलब आपका कितना हो जाएगा भाई साहब, 30 सेंटीमीटर क्यूबिक में ही आंसर है, चलिए 100 सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है। तो आपका एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर कट गया भाई साहब, और यहाँ पे 10 रेज टू माइनस 5 है, यहाँ पे 10 रेज टू 2, 10 रेज टू 2, ये हो गया 10 रेज टू 4, तो 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 5 इंटू 10 रेज टू 4, दैट इज 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 1 सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 0.4 सेंटीमीटर क्यूबिक, तो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर, ठीक है 0.4 सेंटीमीटर क्यूबिक, क्लियर है, ओके ओके ओके। Two wires are made up of the same material and have the same volume. However, wire 1 has cross-sectional area A and wire 2 has cross-sectional area 3A. If the length of the wire 1 increases by delta x on applying force F, how much force is needed to stretch wire 2 by the same amount? चलिए फटाफट करना है भाई साहब इसको, क्विक 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 जल्दी से। हाँ जी, आप साइन कैसे करते हैं वो प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारे चेक साइन करने हैं ना आपको। टू वायर्स आर मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल, सेम मटेरियल मतलब क्या हो जाएगा बोलो, अगर सेम मटेरियल से बने दो भी वायर्स तो इसमें क्या हो जाएगा, नीट का सवाल है वो, बैठ के साइन चेक कर रहे हैं बस, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेम मटेरियल मतलब दिस इज सेम, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भाई साहब आपका सेम हो जाएगा, ठीक है। एंड हैव द सेम वॉल्यूम, तो इनका सेम वॉल्यूम है। However, wire 1 has cross sectional area A and wire 2 has cross sectional area 3A. If the length of the wire 1 increases by delta x on applying force, how much force is needed to stretch wire 2 by the same amount? ठीक है, ओके। तो पहले वाले का निकालते हैं, देखो यहाँ पे यंग्स मॉडुलस है, सेम मटेरियल है, यंग्स मॉडुलस विल बी इक्वल टू फोर्स बाई एरिया अपॉन डेल्टा एल बाई एल। अभी आप यहाँ पे क्या बोल रहे हो, ये है फोर्स, ये हो गया भाई साहब एल ए और ये हो गया डेल्टा एल, है कि नहीं, इसको रीअरेंज कर रहे हैं अपन। तो आपका यंग्स मॉडुलस यहाँ पे क्या है, फोर्स इनटू एल, टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड हैव द सेम वॉल्यूम। हाउएवर वायर 1 हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, तो वायर 1 भाई साहब आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, एंड वायर 2 हैज क्रॉस और सेम मटेरियल एंड हैव द सेम वॉल्यूम, वॉल्यूम इनका सेम है। तो यहाँ पे इफ द लेंथ ऑफ द वायर 1 इंक्रीजेस बाय डेल्टा एक्स, तो इस डेल्टा एल को अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। और यहाँ पे एल है, ठीक है, और यहाँ पे एल है भाई साहब, नहीं मालूम हमको एल कितना है, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ द वायर 1 इंक्रीजेस बाय डेल्टा एक्स ऑन अप्लाइंग अ फोर्स,
how much force is needed to stretch the wire to by the same amount. Two wires are made of and have the same volume. मतलब दोनों का वॉल्यूम सेम है. मतलब क्या हो जाएगा, देखो A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2, है कि नहीं? समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ठीक है, ओके. तो अगर हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है भाई साहब, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए दिया हुआ है वायर वन का क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो A1 की वैल्यू ए, और अपन ने मान लिया L1 की वैल्यू एल. लेट लेंथ ऑफ वायर वन भी एल. ठीक है, यहाँ पे A2 की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई? इफ अवर वायर वन हैज क्रॉस सेक्शन एरिया ए एंड वायर टू हैज क्रॉस सेक्शन एरिया 3a, तो इसका है भाई साहब 3a इंटू L2. ठीक है, तो भाई साहब यहाँ पे a और a कैंसिलम, तो L2 की वैल्यू क्या हो गई? L/3. ठीक है, चलो L2 की वैल्यू हो गई L/3, मतलब लेंथ ऑफ द सेकंड वायर इज L/3. अभी यहाँ पे हम अगर इसको अपन डेल्टा एक्स यहाँ पे लेते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? ओके, अभी हम दूसरे वायर पे आते हैं. ठीक है, दूसरे वायर का मटेरियल सेम है तो यंग्स मॉडुलस सेम होगा. हमको लेट से हमको डेल्टा एफ फोर्स लग रहा है. लेट से वी आर रिक्वायरिंग अ फोर्स ऑफ डेल्टा एफ. ठीक है, नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर? हियर द लेंथ इज हाउ मच? L2 की वैल्यू कितनी है भाई साहब? L/3. हियर द एरिया इज हाउ मच? एरिया की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 3a. आपको एक्सटेंशन उतना ही प्रोड्यूस करना है, कितने का? डेल्टा एक्स का. ठीक है, सो यू हैव टू फाइंड आउट डेल्टा एफ. ओके, समझ में आ रहा है भाई साहब ये? इससे इसको कर दो डिवाइड, तो आपका y और y कैंसिल हो जाएगा, या तो इक्वली कर दो भाई साहब. एफ एल अपॉन ए डेल्टा एक्स, एफ एल अपॉन ए डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एल अपॉन, ये हो गया 9a डेल्टा एक्स. समझ में आ रहा है कि नहीं? एफ डेल्टा एल 9a डेल्टा एक्स. ठीक है, तो यहां पे आपका भाई साहब a और a कैंसिल, डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स कैंसिल, L और L कैंसिल, यहाँ पे आपका F डैश अपॉन 9 इज इक्वल टू F. So the amount of force that you will be requiring is 9F. ठीक है, so the amount of force that you will be requiring is 9F. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? Are we clear on this one? Okay, okay, okay. ठीक है, so amount of force required here is 9F. क्लियर है? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बहुत बढ़िया. A certain pressure P is applied, a certain pressure P is applied to 1 liter of water and 2 liter of a liquid separately. Water gets compressed to 0.01%, whereas the liquid gets compressed to 0.03%. The ratio of bulk modulus of water to that of the liquid is 3 by x. The value of x is कितना हो जाएगा? चलिए फटाफट करना भाई साहब. Done, done, done. A certain pressure P is applied to 1 liter of water and 2 liter of liquid separately. ठीक है, water gets compressed to 0.01%, whereas the liquid gets compressed to 0.03%. बोलिए भाई साहब कैसे करेंगे इसको? Pressure is applied to 1 liter of water and 2 liter of a liquid. वॉल्यूम, तो आपका भाई साहब यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? कंप्रेसिबिलिटी इज बल्क मॉडुलस का रिवर्स. ठीक है, तो बल्क मॉडुलस मतलब आपका हो गया P अपॉन डेल्टा V बाई V. ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी हो जाएगी भाई साहब क्या? माइनस डेल्टा V बाई V अपॉन P. ठीक है, ये हो जाएगा आपका कंप्रेसिबिलिटी. ओके, a certain pressure P is applied to 1 liter of water and 2 liter of a liquid separately. Water gets compressed to 0.01%, whereas the liquid gets compressed to 0.03%.
तो अगर हम यहाँ पे देखो द रेशियो ऑफ बल्क मॉडुलस, तो बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, ठीक है। सर्टेन प्रेशर P इज अप्लाइड, तो P अपॉन आपका डेल्टा V बाई V ऑफ वाटर, डेल्टा V बाई V ऑफ वाटर, ठीक है। 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर ऑफ वाटर मतलब यहाँ पे आपका पैसा एंड 2 लीटर ऑफ अ लिक्विड, तो डेल्टा V ऑफ वाटर अपॉन V ऑफ वाटर इंटू 100% इज इक्वल टू हाउ मच, 0.01, है कि नहीं, है कि नहीं वैसे 100% इज इक्वल टू 0.11। अभी इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो आपका डेल्टा V का वैल्यू कितना हो जाएगा यार, 0.01 बाई 100, ठीक है। इसी तरह से अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब, इसी तरह से अपन लिख सकते हैं डेल्टा V ऑफ लिक्विड अपॉन V ऑफ लिक्विड इंटू 100%, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, 0.03, 0.03। इन दिस केस वेट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज 2 लीटर्स, तो डेल्टा VL की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.06 अपॉन 100, है कि नहीं, ठीक है। डेल्टा VL की वैल्यू हो गई। ओके, अभी अगर हम करते हैं यहाँ पे ये हो गया वाटर का, ये हो गया भाई साहब लिक्विड का, दिस इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V, ये हो गया आपका लिक्विड का भाई साहब, और ये हो गया डेल्टा V वाटर का, है ना, सॉरी लिक्विड का, दिस इज फॉर लिक्विड, दिस इज फॉर वाटर, ठीक है, क्लियर है, ओके। अगर भाई साहब यहाँ पे करते हैं तो अपना बल्क रेशियो, बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर, बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर टू बल्क मॉडुलस ऑफ लिक्विड, ये कितना हो जाएगा, P और P कट गया, डेल्टा V टू बाई V W बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर अपॉन VL बाई VL, ठीक है। तो आपका VW बाई VW इसका वैल्यू कितना हो जाएगा भाई साहब, यार इतना करने की भी जरूरत नहीं है हमको, शायद ये 1 और 2 लीटर का बेकार ही दिया हुआ है। अगर हम करते हैं डेल्टा VW बाई VW, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बाई VW, तो इसका आ गया 0.01 बाई 100, है ना, तो ये आ गया 0.01 बाई 100, और VL बाई VL करेंगे तो ये VL बाई VL इसका आ गया कितना भाई साहब, 0.03 बाई 100, तो दिस विल बी 0.03 बाई 100, ठीक है। कैंसिल हम तो ये हो गया 1/3, ठीक है। तो ये तो बहुत गड़बड़ है रे, रेशियो ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर टू दैट ऑफ द लिक्विड इज 3/x, तो ये है आपका 3/x, तो x की वैल्यू तो 9 हो जानी चाहिए, फिर तो 1 है भाई साहब। डेल्टा V बाई V है आपका, ओके, डेल्टा फॉर द लिक्विड 0/3/100, ठीक है। P डेल्टा V बाई V, तो माइनस डेल्टा P क्यों होगा भाई साहब, प्रेशर होगा ना, P अपॉन 0.1/100, ओके, बीटा 2, ये हो गया भाई साहब आपका 0.03/100, बीटा 1 बाई बीटा 2, हमारा क्यों नहीं आया भाई साहब ऐसा, हमने क्या गड़बड़ कर दिया भाई साहब, वही तो हमने भी किया है, यहाँ पे बीटा 1 बाई बीटा 2, बीटा 1 बाई बीटा 2 3/1 आया, तो x/3 इज इक्वल टू 3/1, बट x की वैल्यू 1 कैसे आएगी फिर, 3/x ना, ओ सॉरी, यहाँ पे आपका भाई साहब 3/1 इज इक्वल टू 3/x, हाँ ठीक है ठीक है, 3/1 इज इक्वल टू 3/x, तो हमारा भी आया भाई साहब, यहाँ पे कितना आया भाई साहब 3/x, हाँ 3 नहीं, तो ये कैसे आ रहा है यार, डेल्टा V बाई V 0.1, बीटा 1 बाई बीटा 2, ओके, तो बीटा 1 बाई बीटा 2 दैट विल बी इक्वल टू 0. अच्छा हाँ, ये डिनोमिनेटर में है, ओके ओके ओके, ठीक है, तो आपका भाई साहब यस ये डिनोमिनेटर में है, तो आपका बीटा 1 बाई बीटा 2, सारी सारी गलती से मिस्टेक, तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना 0.03/100 ऊपर आ गया, और 0.01/100 नीचे रह गया, दैट विल बी 3/1, तो दिस 3/1 विल बी इक्वल टू 3/x, तो ऑब्वियसली x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। आर वी क्लियर अमंग दिस वन पीपल, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है।
100 meter long wire having cross sectional area this and Young's modulus this is subjected to a load of 250 Newton. Then the elongation of the wire will be how much? चलिए फटाफट करना है भाई साहब. 100 मीटर लॉन्ग वायर, तो भाई साहब आपका लेंथ कितना हो जाएगा? भाई साहब लेंथ कितना हो जाएगा? लेंथ हो गया आपका 100 मीटर लॉन्ग वायर. क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 6.25 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर का स्क्वायर. एंड यंग्स मॉडुलस कितना दिया हुआ है भाई साहब आपका? 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज सब्जेक्टेड टू अ लोड ऑफ, तो यहाँ पे लोड कितना है? 250 न्यूटन. 250 न्यूटन. देन द इलोंगेशन इन द वायर, तो आपका डेल्टा एल का वैल्यू कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा एल? ठीक है, इजी लग रहा भाई साहब ये तो. यंग्स मॉडुलस आपका क्या हो जाएगा? वेट दैट इज फोर्स अपॉन एरिया अपॉन डेल्टा एल बाई एल. तो ये हो जाएगा वेट इंटू एल अपॉन डेल्टा एल इंटू ए. ठीक है, आपको यहाँ पे क्या पूछा है? इलोंगेशन डेल्टा एल. तो देयरफॉर डेल्टा एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? वेट इंटू एल बाई यंग्स मॉडुलस इंटू एरिया. वेट की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी? 250 इंटू एल. एल की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी? 100. यंग्स मॉडुलस की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? 10⁻10. और एरिया की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6.25 इंटू 10⁻⁻⁴. ठीक है, तो यहां पे हो गया आपका 25 इंटू 10⁻3 10⁻6 इंटू 6.25. ये हो जाएगा भाई साहब आपका 25 तो हो गया यहाँ पे 10⁻⁻1 अपॉन 25. ठीक है, 1/25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? तो यहाँ पे अगर अपन करते हैं इसको 100 से मल्टीप्लाई और 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया आपका 100 और ये हो गया इंटू 10⁻⁻1. 25 4 जा 100, तो ये हो गया 4 इंटू 10⁻⁻1 और -2 -3 आना चाहिए भाई साहब. 4 इंटू 10⁻⁻3. ठीक है, that's going to be 4 into 10⁻⁻3. ठीक है, okay, okay, okay. For a solid rod the Young's modulus of elasticity is this much and density is this much. The velocity of longitudinal wave. अगर आपने ध्यान दिया रहेगा आज के सवालों पे, ये सवाल कर सकते हैं आप. Solid rod the Young's modulus of elasticity is this much and density is this much. The velocity of longitudinal wave in the rod will be. चला चला जल्दी से करना है भाई साहब, जल्दी से जल्दी से. अभी आपने बताया था ना भाई साहब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो. इलास्टिक प्रॉपर्टी अपॉन इनर्शियल प्रॉपर्टी. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? देखो इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपका इलास्टिक प्रॉपर्टी है. ठीक है, और डेंसिटी आपका भाई साहब इनर्शियल प्रॉपर्टी है. इनर्शियल प्रॉपर्टी मतलब देखो डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा इनर्शिया होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम उतना ज्यादा होगा तो उतना ज्यादा इनर्शिया होगा. तो ये हो गया आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अपॉन, इसको ऐसे ही याद रखना, वेलोसिटी प्रोड्यूस्ड इन अ स्ट्रिंग इज ऑलवेज इक्वल टू इलास्टिक प्रॉपर्टी अंडर रूट ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टी अपॉन आपका डेंसिटी. जैसे आप बोलोगे इसके पहले तो आपने किया टेंशन अपॉन म्यू. भाई देखो जो दिया हुआ है उसके हिसाब से होगा. टेंशन आपका भाई साहब इलास्टिक प्रॉपर्टी हो गया और म्यू दैट इज मास पर यूनिट लेंथ इज इनर्शियल प्रॉपर्टी. यहां पे भी
इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या होगा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इनर्शियल प्रॉपर्टी क्या होगा, डेंसिटी। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो v की वैल्यू ये हो गई। ओके ओके ओके, तो इलास्टिक प्रॉपर्टी कितना है भाई साहब आपका, 3.2 इंटू 10⁻11, ये हो गया आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और आपका भाई साहब डेंसिटी कितना हो गया, 8 इंटू 10⁻3, तो ये हो गया 0.4, ये हो गया भाई साहब आपका 0.4 इंटू 10⁻11 - 3, तो ये हो गया भाई साहब आपका 8, है ना। अब इसका तो बहुत लफड़ा हो जाएगा भाई साहब। ये हो गया 4 इंटू 10⁻6 इंटू 10, ऐसा लिखना पड़ेगा, है ना। तो ये हो गया 2 इंटू 10⁻3 और इंटू √10। ठीक है, √10 आपका लगभग कितना आ जाएगा, देखो इसका अगर एस्टिमेशन निकालेंगे तो √10 विल बी बिटवीन √9 एंड √ वैसे दूसरा नंबर क्या है यहाँ पे 16 ना, 10 के बाद 11 12 13 14 15 16, दिस इज 4, और ये हो गया आपका 3, इसका झुकाव इसकी तरफ ज्यादा है तो 3.1 अप्रोक्सीमेटली 3.1। ओके, तो आपका 2 इंटू 10⁻³ इंटू 3.1, एस्टिमेशन से ला रहे हैं हम इसको, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया भाई साहब, 2 1 2 3 2 6, 6.2 इंटू 10⁻3, सबसे क्लोज आंसर यही है, ये हो जाएगा आपका, ठीक है भाई साहब। √3 कोई नहीं निकालना यहाँ पे, ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। क्लियर क्लियर क्लियर, एस्टिमेशन से निकाल रहे हैं। ओके, under the same load, wire A having length 5 meter and cross sectional area this stretches uniformly by the same amount as another wire B of length 6 meter and cross sectional area 3 into this stretches. The ratio of Young's modulus of wire A to wire B. तो यहाँ पे कर लेते हैं भाई साहब वायर A to वायर B। क्या हो गया, ओके चलिए भाई साहब यहाँ पे करते हैं अंडर द सेम लोड वायर ए हैविंग लेंथ, तो वायर ए का लेंथ कितना है भाई साहब आपका 5 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया ऑफ ए इज 2.5 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है, मीटर का स्क्वायर, स्ट्रेचेस यूनिफॉर्मली बाय द सेम अमाउंट, तो डेल्टा एक्स कुछ रहेगा इसका, है ना। एज अनदर वायर ऑफ बी ऑफ लेंथ, तो लेंथ ऑफ बी भाई साहब कितना दिया हुआ है 6 और मीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बी 3 इंटू 10⁻⁻5 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। इसका डेल्टा एक्स ए और डेल्टा एक्स बी सेम है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स ए इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बी लिख सकते हैं भाई साहब यहाँ पे, ठीक है। ओके, एक मिनट इसको जरा क्या
ओके, सो अंडर द सेम लोड वायर ए हैविंग, तो यहाँ पे आपका वायर, आपका भाई साहब यहाँ पे दोनों का जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ है वो सेम है, और यहाँ पे आपका लेट्स से यंग्स मॉडुलस वाई ए है, और यहाँ पे आपका यंग्स मॉडुलस वाई बी है, ठीक है। अंडर द सेम लोड वायर ए हैविंग दिस एंड दिस सच इज यूनिफॉर्मली, वायर बी ऑफ दिस हैविंग दिस, ठीक है। द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ वायर, अभी देखो यंग्स मॉडुलस ऑफ वायर ऑफ ए ये कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी फोर्स अंडर द सेम लोड, मतलब आपका फोर्स भी सेम है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए अपॉन ए ऑफ ए अपॉन भाई साहब क्या, डेल्टा एक्स ऑफ ए अपॉन लेंथ ऑफ ए, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब आपका फोर्स ऑफ ए, लेंथ ऑफ ए अपॉन डेल्टा एक्स ऑफ ए, एरिया ऑफ ए, ठीक है। इसी तरह से भाई साहब y ऑफ b, दिस विल बी इक्वल टू फोर्स ऑफ b, लेंथ ऑफ b, डेल्टा एक्स ऑफ b और a ऑफ b। क्या ये समझ में आ रहा है, a ऑफ b, एरिया ऑफ b, ओके। तो आपका वाई ए बाई वाई बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, इसमें वाई ए है, देखो वाई ए का ये वाला पोर्शन आपका भाई साहब ये एफ ए और एफ बी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर है, अंडर द सेम लोड बोला है, अंडर द सेम लोड ये दोनों बराबर हो गए आपके, ठीक है। और लेंथ ऑफ बी, ये वाला भी आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक्स ए सेम स्ट्रेचिंग हो रही है ना भाई साहब, ठीक है। सेम अमाउंट यूनिफॉर्मली बाय द सेम अमाउंट, स्ट्रेचेस यूनिफॉर्मली बाय द सेम अमाउंट, तो डेल्टा एक्स ए और एक्स बी वाई ए बाई वाई बी कितना हो जाएगा भाई साहब आपका, वाई ए की वैल्यू कितनी हो गई, वाई ए की वैल्यू हो गई भाई साहब लेंथ ऑफ ए, ठीक है, अपॉन एरिया ऑफ ए, और यहाँ पे है भाई साहब आपका लेंथ ऑफ बी, लेंथ ऑफ बी अपॉन एरिया ऑफ बी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, लेंथ ऑफ ए यहाँ पे कितना है, लेंथ ऑफ ए, लेंथ ऑफ ए हो गया आपका 5, एरिया ऑफ बी, एरिया ऑफ बी हो गया आपका 3 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन एरिया ऑफ ए, एरिया ऑफ ए भाई साहब कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻5 इंटू लेंथ ऑफ बी, लेंथ ऑफ बी कितना हो गया भाई साहब 6, 2.5 इंटू 2 ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो गया 2 3 6 ये 1, ठीक है। तो 10⁻⁻5 तो ये हो गया 1, 1:1, ठीक है। तो आंसर विल बी हाउ मच पीपल 1:1, क्लियरम 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 1:1, क्लियर है क्लियर है। जाइए आपकी तबीयत बहुत खराब है, जाइए जाइए जाइए, थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए भाई साहब, चलो बाद में करें।